जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है ISA 530 ऑडिट सैम्पलिंग। आपके लिए नेक्स्ट जो हमारे दोनों स्टैंडर्ड है वो इजी होंगे, 530 भी और इसके बाद फिर 520 भी, बल्कि 500 की सीरीज़ के जितने भी रिमेनिंग स्टैंडर्ड है, इसके बाद 550 है, 560 है, 570 पढ़ चुके हैं हम, गोइंग कंसर्न पढ़ चुके हैं ना। हाँ, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये सारे आपने कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं। तो थोड़ी सी हमारी स्पीड स्टैंडर्ड डिस्कस करते हुए ज़्यादा होगी क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। जो नया कंसेप्ट होगा उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस की तरफ ज़रा थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें। हाँ, एक स्टैंडर्ड ISA 540 काउंटिंग एस्टिमेट्स वाला, वो आपके लिए नया होगा। तो आज हम 530 डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑडिट सैम्पलिंग। ये क्या बताता है हमें? हमने ISA 200 में ये पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। इसकी डिफरेंट रीजंस है, डिफरेंट लिमिटेशंस है। उनमें से एक लिमिटेशन है कि ऑडिटर सैम्पलिंग बेस पे काम करता है। ठीक है, तो हमेशा ये रिस्क होता है कि अगर उसने 100% से कम आइटम्स को टेस्ट किया है तो जिन आइटम को टेस्ट नहीं किया उसमें कोई ना कोई मसला मसाइल रहे। तो ऑडिटर सैम्पलिंग बेस पे काम करता है, 100% टेस्टिंग नहीं करता। लेकिन चूंकि काम थोड़ा सेंसिटिव है, यानी 100% से कम आइटम्स को टेस्ट कर रहा है, लेकिन बताना पूरी 100% आइटम्स के बारे में है कि वो ठीक है कि नहीं। बताना तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है ना कि ठीक है कि नहीं, काम कम करना है। तो इसका मतलब यह है कि सैम्पलिंग के लिए एहतियात की ज़रूरत है। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो हो तो 100% से कम, पूरी पॉपुलेशन ना हो, पॉपुलेशन से कम, लेकिन पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि हम उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकें कि वो ठीक है कि नहीं। इसीलिए सैम्पलिंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पेश आई ताकि हम सैम्पलिंग को उस स्टैंडर्ड में बताए गए रूल्स के मुताबिक करें। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स के बताए गए रूल्स के मुताबिक सैम्पलिंग करेंगे और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो उस सूरत में आपने हालांकि 100% से कम काम किया होगा, उसके बावजूद पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में करेक्ट डिसीजन के ऊपर पहुंच रहे होंगे, अगर आपने इस सैम्पलिंग के रूल्स के मुताबिक काम किया होगा तो। इसलिए सैम्पलिंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है और हमने इस टेक्निक को सीखना है ताकि इसको अप्लाई करें, सिलेक्शन हो 100% से कम, लेकिन पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताएं कि वो ठीक है कि उसमें कोई गड़बड़ है। यह है सैम्पलिंग। बेसिकली इस सैम्पलिंग में उसने हमें एक तो स्टार्ट में उस छोटा सा उसने कंसेप्ट बताया कि सैम्पलिंग का ऑडिट रिस्क से क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो असल चीज़ ये स्टैंडर्ड बताता है वो ये कि आप प्रैक्टिकली जब सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे किसी भी एरिया पे, चाहे सेल्स है, चाहे परचेजेस है, चाहे रिपेयर एक्सपेंसेस है, इसको वेरीफाई करने के लिए जब सैम्पलिंग करेंगे तो आपने किन असूलों को सामने रखना, किस तरीके से सैम्पलिंग करनी है। तो जिस तरह हमने 505 में स्टडी किया था ना कि अगर हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप वो 6-7 तरीके हमने पढ़े थे, 6-7 स्टेप सॉरी, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद एंड तक गए थे। उसी तरह सैम्पलिंग में भी सिमिलरली वो हमें ये सिखा रहा है कि अगर आपने किसी भी एरिया में सैम्पलिंग करनी है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना पड़ेगा। 4 बड़ी स्टेजेस बताई उसने। एक सैंपल डिज़ाइन, सैंपल डिज़ाइन के बाद प्रोसीजर परफॉर्म करना, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद प्रोजेक्शन करना उन प्रोसीजर के रिजल्ट्स की, और प्रोजेक्शन करने के बाद आखिरी स्टेज रिजल्ट्स एवेल्युएट करना, रिजल्ट पे पहुंचना। तो सैम्पलिंग की कितनी स्टेजेस हैं? 4। सैंपल डिज़ाइन करना, फिर प्रोसीजर परफॉर्म करना, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन करना उन प्रोसीजर के बेस पे, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को एवेल्युएट करना। इसमें सबसे अहम प्रोसीजर जो है वो सैंपल डिज़ाइन का ही है। और आज का हमारा लेक्चर जो होगा ये स्टैंडर्ड हम आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहरहाल, हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा तसल्ली से पढ़ाऊँ इसको, जल्दी में भागना हो। तो कल का लेक्चर का भी थोड़ा सा हिस्सा इसके ऊपर लगेगा। आज हम बेसिकली सैंपल डिज़ाइन की बात कर रहे होंगे ज़्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑडिट सैम्पलिंग।
तो हमें स्टार्ट में बताता है कि ऑडिट सैम्पलिंग है क्या। आपको याद होगा हमने एक स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑडिटर जब आइटम सेलेक्ट करता है, स्टैंडर्ड आप बताएंगे, कंसेप्ट मैं बताऊंगा, कि ऑडिटर जब कोई आइटम्स को टेस्टिंग करने के लिए सेलेक्ट करता है, सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग, तो वो 3 तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। सारी की सारी आइटम्स को 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, चुन चुन के कुछ आइटम्स को अपने स्पेसिफिक जहन में क्राइटेरिया रख के, और तीसरा था ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें वो नॉर्मली रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट करता है। बताइए ये कंसेप्ट किस स्टैंडर्ड में था? 500 में। 500 में था ना ये? हाँ जी, 500 में कंसेप्ट स्टडी किया था। तो 500 हमें आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके बताता है, 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक आइटम और ऑडिट सैम्पलिंग। और फिर ऑडिट सैम्पल 100% सिलेक्शन किन केसेस में होगी, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन किन केसेस में करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमने 500 में पढ़ लिया था। सैम्पलिंग के बारे में 500 में नहीं पढ़ा था डिटेल, क्यों, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है। तो ये 530 हमें बताएगा सैम्पलिंग क्या है, किस तरीके से करते हैं। इस पूरे स्टैंडर्ड में छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा है, ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, जिसमें लेस देन 100% आइटम को सेलेक्ट करते हैं और कैसे कंक्लूजन देते हैं इंटायर पॉपुलेशन पे। अच्छा, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में भी तो हम 100% से कम आइटम को सिलेक्ट करते हैं, वो सैम्पलिंग ने, क्यों, हाँ, उसमें जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो इंटायर पॉपुलेशन पे नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं आइटम्स के बारे में होता है। अगर आप सेल्स में 1 लाख से ऊपर वाली आइटम को सेलेक्ट करते हैं और उनमें कोई गलती नहीं निकलती, क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी पूरी सेल्स ठीक है? आप ये कहेंगे कि 1 लाख से ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शन ठीक है। हाँ, अगर आपने रैंडमली आइटम को सेलेक्ट किया होता और उनमें कोई गलती ना निकली, फिर आप ये कह सकते थे कि सारी सेल्स ठीक है। तो सैम्पलिंग में याद रखिए 2 चीज़ों का, लेस देन 100% आइटम्स को टेस्ट करते हैं और फिर इसके रिजल्ट की बेस पे जो कंक्लूजन होता है हमारा, वो सारे का सारा इंटायर पॉपुलेशन पे होता है। नॉर्मली एरियाज में हम सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं, कुछ एरियाज में हम स्पेसिफिक आइटम की तरफ जाते हैं, कुछ जगहों पे हम 100% सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सैम्पलिंग कहाँ यूज़ होती है? ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर होते हैं वो 3 है। ये किस स्टैंडर्ड में पढ़ा था? कंसर्न मैं बताता हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आगे 2 टाइप्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये कंसेप्ट? ऑडिट एविडेंस नंबर क्या था? 500, शाबाश। तो इसका मतलब ऑडिटर के जो मैक्सिमम प्रोसीजर उसकी जो बाय पर्पस हैं वो 4 हो गए, वैसे 3 है, लेकिन चूंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आगे 2 टाइप्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, तो मैं 4 कह रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एनालिटिकल, टेस्ट ऑफ डिटेल। सैम्पलिंग कहाँ होती है भला? रिस्क असेसमेंट में नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारा मकसद होता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। वो आप किसी भी एक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करें ना और उसका वॉक थ्रू टेस्ट कर लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। रिस्क असेसमेंट के लिए नॉर्मली हम स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग नहीं करते। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए भी सैम्पलिंग नहीं होती, क्योंकि आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर में प्रैक्टिकली आपने वेरीफाई किया होगा पेरोल एक्सपेंस को, और अगर आपके क्लाइंट कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करता है जिसकी प्राइस फिक्स है तो आपने रेवेन्यू पे भी एनालिटिकल प्रोसेस से वेरिफिकेशन की होगी। वो हम पूरी की पूरी फिगर को इकट्ठा वेरीफाई करते हैं, उसमें सैम्पलिंग नहीं करते, ठीक है। तो सैम्पलिंग याद रखें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी नहीं होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर में भी नहीं होती। किस किस में होती है फिर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ डिटेल में। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे याद आ गया, सैम्पलिंग कहाँ कहाँ होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ, बाकी में नहीं होगी। 100% टेस्टिंग बताइए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हो सकती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में, के दोनों जगह पे? स्टैंडर्ड कहता है 100% टेस्टिंग टेस्ट ऑफ डिटेल में तो हो सकती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में नहीं होती। रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी। कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद पता है क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट डिसाइड करना, ये डिसाइड करना कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और उस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं सब्सटेंटिव से कम है कि ज़्यादा है। अगर 100% टेस्टिंग ही करनी है तो डायरेक्ट टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर लो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे 100% टेस्टिंग नहीं। लेकिन बहरहाल हम तो सैम्पलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हम दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो यूं ही कंसेप्ट जेन में आया, मैंने बता दिया। तो सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में होते हैं। आपको याद हो? अब फिर अगला कंसेप्ट मैं बताऊंगा, स्टैंडर्ड आपने बताना किस में पढ़ा था?
ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। आइए से 200, शाबाश। रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क की बात की थी हमने 200 में, और इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क को कंबाइन करें तो रिस्क और कंबाइन करने का मतलब प्लस करना नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई करना कंसेप्चुअली। रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहता है सैम्पलिंग का। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क क्या है ये हमने ब्रीफली पढ़ लिया, कंट्रोल रिस्क के बारे में पढ़ लिया। ये जो सैम्पलिंग है ना, ये इससे रिलेट कर रहा है डिटेक्शन रिस्क के। बेसिक कंसेप्ट क्या भला? ऑडिट रिस्क अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? जल्दी से बताइए। बुरी। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, हमने कह दिया ठीक है एज ऑडिटर। ऑडिट रिस्क को कम करना है, क्या करें? इक्वेशन ये कहती है इन तीनों को कम करें। इक्वेशन क्या कहती है? ऑडिट रिस्क कम करना चाहिए, क्या करेंगे? इन तीनों को कम कर दें, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इन तीनों को कम नहीं कर सकते। इन दोनों के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के ऊपर। एज ऑडिटर हमारा सिर्फ एक रिस्क कंपोनेंट पे कंट्रोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हैं, यानी फाइनेंशियल में गड़बड़ ना हो, ये इंश्योर करने के लिए जो जैसी वैसी ओपिनियन दें, हमें डिटेक्शन रिस्क को कम करना। क्लियर? इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क को हम असेस करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। असेस करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। रिड्यूस कैसे करने? डिटेक्शन रिस्क। आगे डिटेक्शन रिस्क की दो टाइप्स बताता है। कहता है डिटेक्शन रिस्क की दो रीजन है। कौन कौन सी? ये डिटेक्शन रिस्क आ गया, यहां से अब आगे मैं जोड़ के कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। एक सैम्पलिंग रिस्क, एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सिंपल एग्जांपल से कंसेप्ट समझना। सैम्पलिंग रिस्क क्या है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? क्लाइंट के इनवाइस सेल्स का एरिया है, उसके अंदर इनवाइसेस हैं 100 क्या हम 100 इनवाइसेस चेक करते हैं? नहीं। कितनी करेंगे? डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो हम पढ़ेंगे। कहीं कभी कितनी करेंगे आप? अगर आइटर 100 सेल इनवाइसेस कितनी वेरीफाई करेंगे? 30 कर लेंगे। आप कितनी करेंगे? 40 कर लेंगे। आप शायद 50 कर लेंगे। ठीक है, नहीं कह रहा नहीं सर मैं तो 5 करूंगा। चले फर्ज कीजिए 40 कर लिया हमने, ठीक है। 40 के रिजल्ट, 40 को वेरिफिकेशन के बाद आपने कहा कि जी इसमें कोई मसला नहीं, 40 में कोई मसला नजर नहीं आया, आप इस नतीजे पे पहुंचे सेल्स ओके है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, बाद में पता चला फेक सेल रिकॉर्ड हुई थी। ऑडिट रिस्क है, हम नहीं पकड़ सके, डिटेक्शन रिस्क भी है। ये रीजंस भी होंगी लेकिन इनको भी छोड़ दे, डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क के बाद हमने ये डिसाइड करना है कि ये सैम्पलिंग रिस्क था कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क था। इसलिए कि एक के केस में ऑडिटर का कसूर होता है, दूसरे के केस में ऑडिटर का कसूर नहीं होता। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मरीज की डेथ हो गई, डॉक्टर की गलती है कि नहीं? डिपेंड करता है। आप यस भी नहीं कर सकते, नो भी नहीं कर सकते। अगर उसने जो भी उसके प्रोफेशन में तरीके लिखे गए थे, ठीक है, उसने उसके मुताबिक सर्जरी की है और पेशेंट की डेथ हो गई, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर उसने जो टूल्स थे वो ठीक नहीं किए, असेसमेंट ठीक नहीं की, फिर वो जिम्मेदार होगा। अब हमने ये डिसाइड करना हमारा ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं। हम देखेंगे, अगर तो याद रखिए पता चला कि जो फेक सेल थी ना वो उन वाली 60 इनवाइसेस में थी जो हमारे सैंपल में नहीं आए थे, तो ये कौन सा रिस्क है? ये है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये एक मिनट ठहर जाओ, ये है सैम्पलिंग रिस्क। नहीं ठहर जाओ, बोल मैं बढ़ा रहा हूं ना। दो पॉसिबिलिटीज है। अगर तो पता चलता है वो जो फेक सेल थी वो उन वाली 60 में थी जो हमने सेलेक्ट नहीं की, ये सैम्पलिंग रिस्क है। क्यों सैम्पलिंग रिस्क है? ये इस वजह से मिस स्टेटमेंट हम नहीं डिटेक्ट कर सके, सैम्पलिंग कर रहे थे। अगर सैम्पलिंग ना करते ना, 100% करते, तो फिर इस मिस स्टेटमेंट को पकड़ लेते। लेकिन अगर वो जो फेक सेल थी वो उन्हीं 40 इनवाइसेस में थी जो हमने टेस्ट की हैं, अब कसूर सैम्पलिंग का नहीं है, अब कसूर हमारा है। तो सैम्पलिंग के अलावा किसी भी चीज की वजह से हम मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके, से क्या कहेंगे? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। भाई फर्क समझ आया? जब कभी मिस स्टेटमेंट रह जाती है, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, सामने आती है, उसके बाद एक ही डिसीजन करना होता है, ये सैम्पलिंग रिस्क की वजह से था कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से था। अगर सैम्पलिंग रिस्क का मतलब है सैम्पलिंग करने की वजह से
आप मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जब मिस स्टेटमेंट उन एरियाज में, उन आइटम में हो जो हमारे सैंपल में नहीं आ सकी थी, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। क्यों? क्योंकि ये सैम्पलिंग की वजह से हम मिस स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाए। और अगर मिस स्टेटमेंट उस एरिया, उस ट्रांजैक्शन में हो, उन आइटम्स में जो हमने सैंपल के तौर पे सेलेक्ट कर ली थी, उसमें फेक्स है लेकिन हम नहीं डिटेक्ट कर पाए, वो उसमें सैम्पलिंग का कसूर नहीं है, किसका है? हमारा। वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क कहलाती है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क की रीजन क्या होती है? हमने प्रोसीजर सही प्लान नहीं किए, सही परफॉर्म नहीं किए, ठीक है, स्केप्टिसिज्म ठीक नहीं था, टिक करते रहे बगैर चेक किए, यह है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए? अच्छी सुपरविजन, अच्छी प्लानिंग के साथ। सिंपल कंसेप्ट समझे? अगर पता चल जाए ना कि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की, क्यों? नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से, ऑडिटर को पकड़ लेते हैं, फिर कहता है तुम्हें नहीं जाने देना। ये ऑडिटर ने डिसाइड नहीं करना कि रिस्क सैम्पलिंग था कि नॉन सैम्पलिंग था, ये तो QCR में डिसाइड होगा फिर। और सैम्पलिंग रिस्क क्या है? कि सैंपल करने की वजह से आप मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सके। रिस्क दैट, अच्छा इसको टेक्निकल वर्डिंग में क्या कहता है? सैम्पलिंग रिस्क क्या है? रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन might be different based on auditor conclusion based on sample might be different if entire population would have been tested। कि अगर सारी की सारी पॉपुलेशन टेस्ट करते तो फिर कंक्लूजन कुछ और होता, सैंपल की बेस पे कंक्लूजन कुछ और है। ये है सैम्पलिंग रिस्क। एक छोटी सी एग्जांपल से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आपके मैनेजर ने आपको भेजा, जाओ एक क्लाइंट है, इसके 10 वेयर हाउस हैं, इसमें से जाओ ये 4 को स्टॉक टेकिंग करनी है, 4 बता दिए आपको। ये रेंट ऑडिट के बाद पता चला कि क्लाइंट का स्टॉक ओवरस्टेटेड था। इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जो वेयर हाउस नंबर 8 था ना, जो आपके सैंपल में शामिल ही नहीं था, उसमें जो स्टॉक शो करवा रहे थे वो फेक था। बताइए सैम्पलिंग रिस्क के नॉन सैम्पलिंग? सैम्पलिंग रिस्क, शाबाश, ठीक है। अगर आप इंटायर पॉपुलेशन को टेस्ट करते तो वह पकड़ा जाता, आपका कंक्लूजन डिफरेंट होता। आपने सैंपल पे काम किया, आपने कहा फाइनेंशियल ओके है, इंटायर पॉपुलेशन देखते तो आप कहते फाइनेंशियल में गड़बड़ है। यह है सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला जिस वेयर हाउस में आप स्टॉक काउंट करने के लिए गए थे, वेयर हाउस नंबर 3, उसमें फेक इन्वेंट्री थी, डब्बे खाली थे। आपने सिर्फ दूर से उनको गिन लिया, उनको उठा के देखा ही नहीं, खोल के देखा ही नहीं उसके अंदर है कि नहीं कुछ। अब ये कौन सा? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसमें ऑडिटर की माफी नहीं होगी। तो फर्क समझ आया दोनों में? अच्छा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क तो पहले ओके कर दे, सिंपल है। इसकी रीजन भी और हाउ टू रिड्यूस भी, प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन वगैरह के जरिए से। ये सैम्पलिंग रिस्क जो है ना, इसके आगे फर्दर टाइप्स है सैम्पलिंग रिस्क की, ये समझ लीजिए। सैम्पलिंग रिस्क की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या है? सैंपल की बेस में नतीजा कुछ और अगर इंटायर पॉपुलेशन टेस्ट करते नतीजा कुछ और। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक वो सैम्पलिंग रिस्क जो एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, एक वो सैम्पलिंग रिस्क जो इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क पड़ा है आपने बिजनेस मैनेजमेंट में? अगले सुन लें, सीए करने के लिए कम अज कम जो है वो 6.5 साल में सीए हो जाता है, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी, किसी स्टूडेंट की ऐसी हरकतें थी कि वो 6.5 साल में नहीं 10 साल में हुआ। मकसद तो पूरा हो गया ना, एफिशिएंसी इफेक्ट हुई है, इफेक्टिवनेस नहीं। और अगर मकसद ही पूरा ना हो तो फिर इफेक्टिवनेस। इसकी हमारी बिजनेस मैनेजमेंट में क्लासिक एग्जांपल थी। वो कह रहा था कि गाड़ी है, 1960 मॉडल की एक गाड़ी है जो 10 लाख में बनती थी, उसको आपका मैनेजर 1 लाख में बना दे। हाईली एफिशिएंट, लेकिन मार्केट में वो 1000 रुपए की भी नहीं बिकती। एफिशिएंट बहुत ज्यादा है, इफेक्टिव नहीं है।
एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए काम करें, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑडिट में जब हम ओपिनियन तो ठीक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर जरूरत से ज्यादा परफॉर्म करें, प्रोसीजर जरूरत से ज्यादा परफॉर्म करें, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी इफेक्ट हुई, ये इनएफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हम गलत कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाए, अगर तो इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस का इशू आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी में फर्क, एफिशिएंसी का ताल्लुक प्रोसीजर से है, इफेक्टिवनेस का ताल्लुक इस चीज से है ओपिनियन सही था कि नहीं था। तो हमारे कुछ सैम्पलिंग रिस्क ऐसे होते हैं जो एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं, कुछ इफेक्टिवनेस को। एफिशिएंसी का अगर हम, अच्छा मुझे बताएं, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें 10 का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें 4-5 वीकनेसेस थी, तो मैंने अंदाजा लगाया होगा यार तकरीबन आधे कंट्रोल फारेग है। असल में पूरी पॉपुलेशन में वही 4-5 मसले थे जो मेरे सैंपल में आ गए। मेरा सैम्पलिंग रिस्क है कि नहीं, मैं सैंपल की बेस पे क्या कह रहा हूं, कंट्रोल्स वीक हैं, और पॉपुलेशन, अगर मैं सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करता तो मैं कहता कंट्रोल स्ट्रांग है ओवरऑल। भाई 10 में 4-5 वीक हो तो हम कहेंगे कंट्रोल वीक है, 100 में 4-5 हो तो 4-5% इमटेरियल है एक तरह से, हम कहेंगे ऑन दी होल कंट्रोल स्ट्रांग है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम इस गलत कंक्लूजन पे पहुंचे, अगर हम इस गलत कंक्लूजन पे पहुंचे कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग लेस इफेक्टिवली, ये भी सैम्पलिंग रिस्क है। सैंपल की बेस पे क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं? सुनना, आज फिर अब यही कंसेप्ट होगा, बाकी की चीजें बाद में। कंट्रोल्स एक्चुअली हमने कहा कि जी 10% से कम मसले मसाइल होंगे ना, अगर 10% से कम, हमारा एक मटीरियलिटी लेवल हमने डिसाइड किया 10%, अगर इससे कम वीकनेस होगी हमारा कंक्लूजन होगा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा होगी कि हम कहेंगे कंट्रोल वीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सैंपल सेलेक्ट करें और सैंपल में वीकनेसेस नज़र आए हमें, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल ओवरऑल वीक है? 10 के सैंपल में हमें 5 वीकनेस नज़र आ गई, हमने अंदाज़ा लगाया ये तो आधे कंट्रोल 50% वीक है। सैंपल की बेस पे क्या नतीजा निकाला, कंट्रोल्स आर वीक, लेस इफेक्टिव। असल में पूरी पॉपुलेशन में यही गलतियां थी, यही 5 डेविएशंस थी जो हमारे सैंपल में आ गई। अगर पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करते तो हमारा कंक्लूजन क्या होता, कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। सैंपल की बेस पे किस नतीजे पे पहुंचे, कंट्रोल्स वीक हैं। तो अगर सैंपल की बेस पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस गलत नतीजे पे पहुंचे, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग लेस इफेक्टिवली? पॉसिबल है। अच्छा, ये एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा कि इफेक्टिवनेस को? क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिवली, इन पे रिलाई नहीं करना, गड़बड़ लग रही है। अब सब साइंटिफिक प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे, ज्यादा परफॉर्म करेंगे तो गड़बड़ मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्चुअली पॉपुलेशन में तो थी नहीं। इसका मतलब है हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, इफेक्टिवनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिचुएशन को अपोजिट करते हैं। फर्ज कीजिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि सैंपल की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, असल में वो वीक हों? ऐसा पॉसिबल है? भाई दोनों वाइस वर्सा पॉसिबल होता है ना। अच्छा, अगर हम इस गलत नतीजे पे पहुंचे सैंपल की बेस पे कि कंट्रोल जो है वो मोर इफेक्टिव है, असल में इफेक्टिव नहीं है, ये सैम्पलिंग रिस्क है? बिल्कुल है। अब बताइए ये एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा कि इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस को। क्योंकि हम कहेंगे कंट्रोल इफेक्टिव हैं तो हमारे प्रोसीजर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। प्रोसीजर कम होंगे तो जो मिस स्टेटमेंट थी पॉपुलेशन में उसको ढूंढ सकेंगे? नहीं। तो फर्क किस पे पड़ा, एफिशिएंसी पे कि इफेक्टिवनेस पे? हम गलत ओपिनियन दे देंगे। भाई ये फर्क आया, समझ आया? दोबारा से इसको समझते हैं अब अगली एग्जांपल के साथ।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी पॉपुलेशन में 4-5 ही मिस स्टेटमेंट हो और वही कि वही हमारी सैंपल में आ जाए? हम क्या सोच रहे होंगे सैंपल की बेस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जबकि एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली नहीं है। बताइए, अगर हम सैंपल की बेस पे इस गलत कंक्लूजन पे पहुंचे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि असल में नहीं करती, तो ये एफिशिएंसी का मसला है कि इफेक्टिवनेस का? इसलिए कि जब हमें सैंपलिंग की बेस पे ये पता चलेगा ना मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, सब्सटैंटिव पर बढ़ाएंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वही 4-5 गलतियां थी जो हमारे सैंपल में आ गई। तो ये एफिशिएंसी को तो इफेक्ट करेगा, इफेक्टिवनेस को, ठीक है। लेकिन अगर हम सैंपल की बेस पे वाइस वर्सा इस नतीजे पे पहुंचे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो याद रखें फिर हम मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, और जो मिस स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो डिटेक्ट नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ये उसने हमें 2 टाइप्स बताई हैं सैम्पलिंग रिस्क की, ठीक है। अगर समझ आ गई हो अच्छी बात, समझ नहीं आई हो ना तो आपने काम करना है, इनको साइड पे लिख देना है। जो हम आखिरी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, उसके बाद दोबारा आके इसको पढ़ना है, उस वक्त ये ज्यादा समझ आए, बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। सैम्पलिंग इन शॉर्ट आपने इतना ज़हन में रखना है, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या है? सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि सैंपल की बेस में नतीजा कुछ और, सारी पॉपुलेशन टेस्ट करते हैं नतीजा कुछ और। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एफिशिएंसी, एक इफेक्टिवनेस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यही है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी यही है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैम्पलिंग रिस्क की क्या एग्जांपल है? पहली एग्जांपल, सैंपल की बेस पे हम ये कहें कि कंट्रोल स्ट्रांग है, एक्चुअली वीक हो। दूसरी एग्जांपल, सैंपल की बेस पे ये है कि कंट्रोल वीक है, एक्चुअली स्ट्रांग हो। ज्यादा सवेयर सिचुएशन कौन सी है? ज्यादा सवेयर कि हाँ कि हम कहें कंट्रोल स्ट्रांग है, एक्चुअली वीक हो। तो ये ज्यादा सवेयर होती है ना, ये इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करती है। इसी तरह टेस्ट ऑफ डिटेल में भी 2 सैम्पलिंग रिस्क है, एक ये कि हम इस नतीजे पर पहुंचे पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, असल में ना हो, एक ये, और दूसरा क्या है कि हम कहें पॉपुलेशन मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, असल में हो। दोनों में से ज्यादा सवेयर कौन सी है? दूसरी वाली। जब हम कहेंगे इस नतीजे पर पहुंचे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है जबकि असल में ये है, इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करती है, जो ज्यादा सवेयर होती है। ये 2 टाइप बताने के बाद हमें यही आगे बताता है कि ये वाली ज्यादा है, आपने इसके ऊपर, वैसे तो दोनों ही रिस्क हैं, दोनों ही नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, एक छोटी सी एग्जांपल एंड में, आपके सिलेबस में फर्ज कीजिए 100 कंसेप्ट्स हैं, मुझे 100 में से क्या 101 कंसेप्ट पढ़ाने चाहिए? नहीं, वो ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा काम। 99 पढ़ाने चाहिए? वो भी नहीं, अंडर ऑडिटिंग हो जाएगी, जरूरत से कम काम। दोनों काम नहीं होने चाहिए। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? दोनों रिस्क है, दोनों रिस्क है, 99 वाला, क्योंकि इसमें अगर एग्जाम में 100वां कंसेप्ट आ गया, 101 वाला आपकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, लेकिन 99 वाला रिस्क इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेगा। यही कंसेप्ट समझा रहा है, ठीक है जी। 101 वाला इफेक्टिवनेस को नहीं, उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ गया, कोई मसला नहीं हुआ, कंसेप्ट तो सारे कर लिए ना। हाँ, अब ये कि सर उस 101 की वजह से हमने रिपोर्टिंग का एक कंसेप्ट छोड़ दिया था, इतना ऑडिट में आप नहीं करते, रिपोर्टिंग की वजह से ऑडिट छोड़ सकते हैं, ऑडिट की वजह से रिपोर्टिंग कोई नहीं छोड़ता। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल से हम ये सैंपल डिजाइन से स्टार्ट करेंगे और ये सारा स्टैंडर्ड इन 1 गो चलेगा, कंसेप्ट इंटरलिंक्ड होंगे। वो भाई ने मेहनत खासी की, चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने ज़्यादा, कल फिर कर लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।